नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं माओइज़्म, जिसे हिंदी में बोला जाता है नक्सलवाद। तो ये इन दिनों पिछले दिनों चर्चा में था, क्योंकि भारत के छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले में नक्सलियों ने पिछले हफ्ते एक हमला किया, जिसमें बहुत से जवान शहीद हो गए पैरामिलिट्री फोर्सेस के। जिस बारे में हम आने वाले लेक्चर में उस पूरे घटना के बारे में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटजी क्या होती है, और आंध्र प्रदेश की सरकार ने किस प्रकार से नक्सलवाद को, जो कि आंध्र प्रदेश में किसी वक्त में एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या हुआ करती थी, उन्हें उन्होंने किस तरीके से इसे हल किया। फिर हम ये देखेंगे कि आगे सरकार के पास क्या प्रयास कर सकती है इस दिशा में। तो भारत में नक्सलवाद एक बहुत ही ज़्यादा बहुत से इलाकों में एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ में है। तो इसके पीछे कुछ कारण है, जैसे कि नक्सलियों का एक बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट नेटवर्क होता है, और इनका जो नेटवर्क रहता है वो बहुत ज़्यादा रॉबस्ट होता है, मजबूत होता है। इसके पीछे कुछ कारण है, जैसे कि उनकी लोकल एरिया में पकड़ होती है। जिस एरिया में नक्सलवाद दबदबा होता है, वहाँ की जो लोकल ट्राइब्स रहती है, लोकल सिटीजन्स रहते हैं, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं, उनका बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट रहता है। जिस कारण से ये अपने अपने संस्थाओं में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, साथ ही साथ वहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं, उन्हें वह क्या करते हैं, अपने संस्थाओं में भर्ती करते हैं, और फिर इन्हीं का उपयोग करके ये आगे चल के ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं। अब फिर इनके जो आप देखेंगे कि जो ऑपरेशंस रहते हैं, कैसे रहते हैं, शॉर्ट टर्म टैक्टिकल पर्पस वाले होते हैं। अब जो लोकल लैंड स्केप रहता है, जिस एरिया में नक्सलवाद हावी रहता है, वहाँ क्या रहता है, इनका वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ के साथ इनकी कैसी रहती है, मिली भगत रहती है। वहाँ के जो सरकारी जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, सरकारी चुनिंदे रहते हैं, प्रतिनिधि रहते हैं, लोगों के प्रतिनिधि। फिर वहाँ जो अन्य पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात रहते हैं, वहाँ जो सरकारी संस्थाएं कार्यरत रहती है, या फिर जो प्राइवेट कंपनीज भी कार्य करती है, वहाँ उनकी क्या रहती है, लोगों के साथ ट्राइबल नक्सलियों के साथ इनकी मिली भगत रहती है। तो ये चीज़ इनको एक प्रकार की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अब उनकी जो वो अपने संस्था को इस प्रकार से मजबूत बनाते कि वे बहुत जल्दी अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से रीएडजस्ट कर लेते हैं। अगर हम इंडिया के जो सिक्योरिटी फोर्सेस रहते हैं, या फिर अगर पुलिस के संगठन को देखें, तो उसमें सबसे टॉप में रहता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर उसके नीचे डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फिर उसके नीचे अन्य। तो इस प्रकार से इनकी एक बहुत बड़ा नेटवर्क रहता है, पिरामिड रहता है। फिर नीचे आते हैं कांस्टेबल, फिर उसके नीचे नाइक कांस्टेबल, फिर सब इंस्पेक्टर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो जो लेवल रहते हैं, इसमें लगभग पूरे 10 से 12 अलग अलग लेवल रहती है। और समस्या ये रहती है कि जो ये नीचे कांस्टेबल है, ये कभी अब डीजीपी से कांटेक्ट करना इनका बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है, अपनी बातों को इनको पहुंचाना मुश्किल रहता है। और उसके दूसरे तरफ अगर हम आतंकवादी संगठनों को देखेंगे, अगर हम इन नक्सली संगठनों और सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे, तो क्या रहता है, ये जितने इनका ये सबसे पहले तो इनका ये लेवल इतना ज़्यादा अलग अलग नहीं रहता है। मतलब यहाँ एक कमांडर रहेगा मान लीजिए, फिर उसके नीचे ये बहुत से लोग कार्य करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि जो लोग यहाँ नीचे में
घटना को अंजाम दे रहे हैं, जो लोग कोई हमला करने जा रहे हैं, उनकी जो टॉप कमांडर के साथ रहती है पूरी रेगुलर टच में रहते, वो उनसे रेगुलर उनको डायरेक्टली कांटेक्ट करके क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या अभी क्या स्थिति है, उस बारे में रेगुलरली रिपोर्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, एक बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और वही काम अगर यहाँ कांस्टेबल को अगर डीजीपी को इन्फॉर्म करना है, तो उसको फिर यहाँ से ऊपर नीचे से करके बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये इनकी एक स्ट्रेटेजी है कि इसके द्वारा ये क्या हो जाता है, बहुत जल्दी क्विकली एडजस्ट कर लेते हैं नक्सलवाद लोग। फिर हम देखेंगे क्या होता है काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटेजी। तो भारत में नक्सलवाद को दो तरीके से देखा जाता है। पहले तो ये माना जाता है, पहला स्कूल ये कहता है कि नक्सलवाद की जो समस्या है वो देश के ही आम नागरिकों, जिस क्षेत्र में नक्सलवाद चल रहा है वहाँ के आम नागरिकों के द्वारा ही किया गया एक विद्रोह है, उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया संगठन है। तो इनका ये मानना है अगर हमें उस एरिया से अगर नक्सलवाद को ख़त्म करना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ के इन लोगों को ही इनका हृदय परिवर्तन करना होगा तथा इन्हें मुख्य धारा से शामिल करना होगा, और इनकी जो गलत फहमियाँ रहती हैं, इनकी मिसकंसेप्शंस रहती है, उन्हें दूर करना पड़ेगा। और उनका ये मानना है कि अगर हम इस क्षेत्र में नेशन बिल्डिंग करते हैं, आर्थिक विकास करते हैं और सरकारी संस्थाएं, सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ लेके आते इस इलाके में, तो इस एरिया में विकास होगा और इससे ये इन लोगों को दूसरे अन्य ऑप्शंस मिलेंगे और इस तरीके से ऐसे नक्सलवाद खत्म होगा। जबकि दूसरी स्कूल ये कहती है कि जो नक्सलवाद है ये एक बाहर के दुश्मनों के द्वारा या फिर ऐसे अलगाववादियों के द्वारा बनाया के द्वारा किया गया कार्य है। उनका ये मानना है कि नक्सलवाद का जो ऑपरेशन है वो किसी अलगाववादियों के द्वारा किया जा रहा है, और अगर हमें इन्हें ख़त्म करना है तो हमें ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि हमें इसे जड़ से ख़त्म कर सके। हमें यहाँ पर हथियारों, सुरक्षा बलों का प्रयोग करना होगा। तो आंध्र प्रदेश ने क्या किया, इन दोनों ही स्कूल्स, एक तो एनिमी सेंट्रिक अप्रोच देखा हमने, दूसरा देखा हमने पीपल्स अप्रोच। तो आंध्र ने क्या किया, इन दोनों का मिक्स्ड अप्रोच किया। उन्होंने इन दोनों का एक मिक्स्ड अप्रोच अपनाया और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, जो ग्रे हाउंड्स नामक ये सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम बनाई गई थी जो नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए कार्य करती थी, उनका उपयोग हुआ। फिर आंध्र एलाइट स्पेशल फोर्सेस का भी इन्होंने प्रयोग किया और उनके द्वारा एक बहुत ही ज़्यादा रॉबस्ट इम्प्लीमेंटेशन बनाया गया ताकि जो शॉर्ट टर्म के डेवलपमेंट कार्य है उसे जल्द से जल्द कर सके और उसे कंसोलिडेट करके कर सके। मतलब एक एरिया में जहाँ कोई कार्य हो रहा है, डेवलपमेंट का कार्य, वहाँ उसको फोकस्ड होके उस पे कार्य किया जाए, ऐसा इनका स्ट्रेटेजी थी। फिर साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, स्टेट ने ये राज्य आंध्र प्रदेश देश का एक पहला राज्य बना जिन्होंने नक्सलवादियों के लिए एक पॉलिसी लाई जिसके तहत नक्सली सरेंडर कर सके, और साथ ही साथ फिर इन नक्सली जो लोग सरेंडर करते हैं उन्हें उनका रिहैबिलिटेशन किया जा सके ना, इनका इनकी पुनर्स्थापना किया जा सके तथा ताकि ये लोग क्या हो सके, मुख्य धारा से वापस जुड़ सके। अब जानते हैं कि देश में नक्सलवादियों को
को ख़त्म करने के लिए क्या-क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं? तो अगर भारत में हमें काउंटर इंसर्जेंसी को ख़त्म करना है तो हमें ड्यूल ऑब्जेक्टिव पे कार्य करना होगा। मतलब कि जो मिलिट्री है, मतलब कि जो जो लोग विद्रोह कर रहे हैं, जो लोग हथियार हाथ में उठा के हमला करते हैं, उनको पहले हराया जाए, उनके संस्थाओं को हराया जाए। फिर ये संस्थाएं कैसे उत्पन्न हो रही है, उनका मूल क्या है, वो कहाँ से ये निकल के उत्पन्न हो रही है, पैदा हो रही है, उन्हें भी हमें क्या करना होगा, उन्हें जड़ से ही ख़त्म करना होगा। तो इसके लिए हमें इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटेजीज अपनानी होगी। फिर साथ ही साथ हमें क्या करना होगा, उस एरिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने होंगे। लेकिन क्या एक समस्या ये होती है कि जो जिन इलाकों में नक्सलवाद हावी होता है, वहाँ के लोगों में एक प्रकार की भावना रहती है कि जो सरकार है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो फॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट के, वे लोग वहाँ के ट्राइबल लोगों के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको ये लगता है, वहाँ के आदिवासियों को, कि ये सरकारी लोग, मतलब सरकारी संस्थानें हमारा दोहन कर रही है, हमारे संसाधनों का दोहन कर रही है, तथा ये लोग हमारा शोषण कर रहे हैं। तो इसलिए ये लोग और ज़्यादा नक्सलवाद को सपोर्ट करते हैं। तो हमें इन आदिवासियों को समझाना होगा कि हम उनके लिए कार्य कर रहे हैं, हम उनका विकास करना चाहते हैं। और साथ ही साथ गवर्नमेंट को, जैसा हमने देखा कि पहला एक देश बना जो रिहैबिलिटेशन का सरेंडर पॉलिसीज लाया, तो हमें इस सरेंडर और रिहैबिलिटेशन की पॉलिसीज को और ज़्यादा कारगर बनाना होगा, ताकि जो इन विद्रोहियों को ये एहसास हो कि सरकार जो है वो उनके इलाकों में उनका हनन करने या फिर उनका शोषण करने, उनके प्राकृतिक संसाधनों को का दोहन करने के लिए नहीं आई है, बल्कि वे उनका भला भला करना चाहती है। तो ये अगर इस प्रकार की सरेंडर और रिहैबिलिटेशंस पॉलिसीज के बारे में अवेयरनेस होगी, तो इससे इन विद्रोहियों को ये एहसास होगा कि हाँ, अगर हम हिंसा का मार्ग त्यागते हैं, अगर हम सही मार्ग पे चलते हैं, अगर हम वापस आते हैं, तो सरकार हमारी मदद करेगी। ऐसे इनके सामने उदाहरण पेश किए जाने चाहिए कि जो पुराने नक्सली है, ये वापस मुख्य धारा में आ चुके हैं। अब ये अपनी नॉर्मल लाइफ जीवन यापन कर रहे हैं, और फिर ये कार्य में देश के निर्माण में आगे ये कार्य कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम नक्सलवाद क्या होता है तथा इस बारे में और ज़्यादा डीप एनालिसिस करेंगे, और जो अभी अप्रैल की शुरुआत में 2021 में सुकमा में जो घटना हुई, उसका एक विश्लेषण करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।